नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बैंकिंग के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है और गारंटी के नियम क्या हैं, साथ ही और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स एक माइनर के कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता के बारे में सही हैं? Which of the following statements regarding a minor's capacity to contract are correct? 1. A minor is legally considered incompetent to enter into a contract of debt. 2. A loan contract with a minor is void, prohibiting banks from granting such loans. 3. A minor is permitted to open a deposit account, which is typically operated by a guardian. 4. A minor is legally permitted to act as a guarantor for a loan. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। कानून के मुताबिक एक माइनर यानी नाबालिग कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए माइनर के साथ किया गया कोई भी लोन एग्रीमेंट शुरू से ही वॉयड यानी अमान्य होता है। बैंक उन्हें लोन या गारंटी देने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ, माइनर अपने गार्जियन के जरिए एक डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। सोचिए, अगर कोई 17 साल का स्टूडेंट सीधे बैंक से बाइक लोन मांगे तो बैंक को मना करना पड़ेगा, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट ही गैरकानूनी होगा। अगला सवाल कॉन्ट्रैक्ट की वैधता पर है, अगर उसमें जबरदस्ती शामिल हो। अगर कोई बैंक जबरदस्ती, धोखे से या अनुचित प्रभाव से कस्टमर से लोन डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल स्टेटस क्या होगा? If a bank obtains a customer's signature on a loan document by using coercion, misrepresentation, or undue influence, what is the legal status of that contract? Option A. It becomes voidable. Option B. It is automatically void. Option C. It remains valid, but the customer can complain. Option D. It is unenforceable by either party. सही जवाब है ऑप्शन ए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट यानी मर्जी से दी गई सहमति जरूरी है। अगर सहमति जोर जबरदस्ती, धोखे या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई हो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। इसका मतलब है कि जिस पार्टी की सहमति जबरदस्ती ली गई थी, वह उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। मान लीजिए, किसी को डरा धमका कर गारंटर बना दिया, तो बाद में वह कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है। क्या गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटर को अलग से पेमेंट मिलना जरूरी है? देखते हैं यह स्टेटमेंट सही है या गलत। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तब तक इनवैलिड माना जाता है जब तक कि बैंक गारंटर को अलग से और सीधे तौर पर कोई कंसिडरेशन न दे। A contract of guarantee is considered invalid unless the bank provides separate, direct consideration to the surety. Option A. True, the surety must always receive a fee. Option B. True, but the consideration can be non-monetary. Option C. False, guarantees do not require separate consideration to the surety. Option D. False, but only if the surety is a company director. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह स्टेटमेंट गलत है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 127 के मुताबिक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए
गारंटर को अलग से कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है। जो लोन बैंक प्रिंसिपल डेटर यानी बोरोअर को देता है वही गारंटर की गारंटी के लिए काफी माना जाता है। अगर कोई दोस्त आपकी गारंटी पर बैंक से लोन लेता है तो बैंक का आपके दोस्त को लोन देना ही आपकी गारंटी के लिए वैलिड कंसिडरेशन है। अगर बैंक किसी गैरकानूनी काम के लिए लोन दे तो क्या होगा? अगर बैंक जानबूझकर किसी ऐसे मकसद के लिए लोन देता है जो गैरकानूनी है तो इसका क्या नतीजा होगा? What is the consequence for a bank if it provides a loan for a purpose that it knows to be unlawful? Option A. The bank can charge a higher interest rate. Option B. The contract cannot be enforced. Option C. The bank must report the customer to the police. Option D. The contract is still valid if security is provided. सही जवाब है ऑप्शन बी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कानून सम्मत मकसद होना जरूरी है। अगर लोन का मकसद ही गैरकानूनी है जैसे किसी स्मगल के बिजनेस के लिए तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इसका मतलब है कि बैंक उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई ग्राहक कहे कि उसे जुए के लिए पैसे चाहिए तो बैंक वह लोन नहीं दे सकता और रिकवरी नहीं कर पाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं जो किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर हो? एक बैंक गारंटी जो सिर्फ किसी अनिश्चित घटना के होने पर ही पेएबल होती है जैसे कि कस्टमर का डिफॉल्ट करना। यह बैंकिंग में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है? A bank guarantee, which is payable only on the happening of an uncertain event, such as a customer's default, is a classic banking example of a contract. Option A. Contingent. Option B. Executory. Option C. Implied. Option D. Quasi. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 31 के अनुसार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह होता है जो किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के होने या न होने पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर ने परफॉर्मेंस गारंटी दी। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं करता जो एक अनिश्चित घटना है तभी बैंक को गारंटी का पैसा देना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। एक माइनर का लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है पर वो डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। 2 जबरदस्ती या धोखे से लिया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। 3 गारंटी के लिए गारंटर को अलग से कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है। 4 गैरकानूनी मकसद के लिए दिया गया लोन एनफोर्स नहीं किया जा सकता। 5 बैंक गारंटी एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। जब कोई बैंक एक अनपढ़ कस्टमर के साथ डील करता है तो इनमें से कौन सी प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं? Which of the following procedures are mandatory when a bank deals with an illiterate customer? 1. The customer's thumb impression must be witnessed. 2. The bank must read the terms of the contract aloud to the customer. 3. The customer must sign or provide a thumb impression in the presence of a bank officer. 4. A guardian must co-sign all documents. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। जब कोई ग्राहक पढ़ लिख नहीं सकता तो फ्री कंसेंट पक्का करने के लिए खास नियम होते हैं। बैंक को कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स ग्राहक को पढ़कर सुनाने होते हैं।
अंगूठे का निशान, थंब इम्प्रेशन, एक बैंक ऑफिसर की मौजूदगी में ही लिया जाना चाहिए। साथ ही उस अंगूठे के निशान को एक गवाह, विटनेस द्वारा अटेस्ट करना भी जरूरी है। सोचिए, अगर कोई पेंशनर सिर्फ अंगूठा लगाता है तो बैंक ऑफिसर को उन्हें पढ़कर सुनाना होगा कि वो किस चीज के लिए सहमति दे रहे हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बैंकिंग में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एक कस्टमर का लिखा हुआ लोन एग्रीमेंट साइन करना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। बैंकिंग में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक आम एग्जाम्पल क्या है? A customer signing a written loan agreement is an example of an express contract. What is a common example of an implied contract in banking? Option A. A bank collecting a check on behalf of a customer. Option B. A customer signing a safe deposit locker agreement. Option C. A bank issuing a sanction letter for a loan. Option D. A customer promising to repay a loan with interest. सही जवाब है ऑप्शन ए। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें शर्तें साफ साफ लिखी या बोली जाती हैं, जैसे लोन एग्रीमेंट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बर्ताव या एक्शन से बनता है, बिना कुछ कहे। जब कोई ग्राहक अपने अकाउंट में चेक जमा करता है तो यह माना जाता है कि बैंक के पास उसे कलेक्ट करने का एक इम्प्लाइड यानी निहित अधिकार है। यह एक इम्प्लाइड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगला सवाल बेलमेंट पर है, जैसे कि सेफ कस्टडी में सामान रखना। बैंकिंग में बेलमेंट के संबंध में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding bailment in banking are correct? 1. When a bank accepts articles for safe custody, a contract of bailment is created where the bank is the bailee. 2. The bank's primary duty in a safe custody bailment is to take reasonable care of the goods and return them on demand. 3. A safe deposit locker is considered a modified bailment because the bank does not take custody of the specific contents. 4. In a safe deposit locker relationship, the bank's only duty is to provide space and it is not liable for exercising due care. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। बेलमेंट का मतलब है किसी खास मकसद के लिए अपना सामान किसी और को देना। जब ग्राहक सेफ कस्टडी में सामान रखता है तो यह एक बेलमेंट है, बैंक बेली है और उसे सामान का ध्यान रखना होगा। सेफ डिपॉजिट लॉकर भी एक तरह का बेलमेंट है, लेकिन मॉडिफाइड। बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए ड्यू केयर यानी उचित सावधानी बरतनी होती है, भले ही उसे अंदर रखे सामान का पता न हो। इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। एक लोन कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में बैंक का सैंक्शन लेटर कानूनी तौर पर क्या दर्शाता है? In the formation of a loan contract, what does the bank sanction letter legally represent? Option A. The acceptance of the contract. Option B. The offer from the bank. Option C. The consideration from the customer. Option D. The completion of the contract. सही जवाब है ऑप्शन बी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी एक्सेप्ट करती है। जब कोई ग्राहक लोन के लिए अप्लाई करता है तो वह इनविटेशन टू ऑफर होता है। बैंक जब सारी जांच पड़ताल के बाद टर्म्स और कंडीशंस के साथ सैंक्शन लेटर जारी करता है
तो वह कानूनी तौर पर ऑफर होता है। कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा होता है जब ग्राहक उस सैंक्शन लेटर को साइन करके एक्सेप्ट करता है। बैंक नुकसान से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इस्तेमाल कब नहीं करता? बैंक अक्सर खुद को नुकसान से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से किस सिचुएशन में बैंक आमतौर पर इंडेमनिटी नहीं लेता है? Banks often use a contract of indemnity to protect themselves from loss. Which of the following is not a typical situation where a bank would take an indemnity? Option A. Issue of a duplicate demand draft. Option B. Settlement of a lost check. Option C. Granting a new term loan against property. Option D. Issue of a duplicate fixed deposit receipt, FDR. सही जवाब है ऑप्शन सी। इंडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई का वादा। बैंक इसे तब इस्तेमाल करता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट खो जाता है, जैसे डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या एफडीआर जारी करते वक्त। अगर कोई ग्राहक कहता है कि उसका चेक खो गया है और पेमेंट रुकवाता है, तब भी इंडेमनिटी ली जाती है। लेकिन जब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नया टर्म लोन दिया जाता है, तो बैंक सिक्योरिटी के तौर पर मॉर्टगेज गिरवी लेता है, न कि इंडेमनिटी। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। एक अनपढ़ ग्राहक के लिए टर्म्स पढ़कर सुनाना और विटनेस इंप्रेशन जरूरी है। 2 कस्टमर का चेक कलेक्ट करना एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। 3 सेफ कस्टडी बेलमेंट है और लॉकर मॉडिफाइड बेलमेंट है। 4 बैंक का सैंक्शन लेटर कानूनी तौर पर एक ऑफर होता है। 5 इंडेमनिटी डुप्लीकेट ड्राफ्ट के लिए होती है, नए टर्म लोन के लिए नहीं। एक स्टैंडर्ड बैंक लोन गारंटी में वे 3 पार्टीज कौन होती हैं जो शामिल होती हैं? In a standard bank loan guarantee, who are the 3 parties involved? Option A. The bank, the borrower, and the registrar. Option B. The principal debtor, borrower, the creditor, bank, and the surety, guarantor. Option C. The bank, the customer, and the indemnifier. Option D. The pledger, the pavne, and the principal debtor. सही जवाब है ऑप्शन बी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं। पहला, प्रिंसिपल डेटर यानी वो ग्राहक जो लोन लेता है। दूसरा, क्रेडिटर यानी बैंक जो लोन देता है। और तीसरा, श्योरिटी यानी गारंटर जो यह वादा करता है कि अगर बोरोअर ने पैसे नहीं दिए तो वो देगा। मान लीजिए अमित लोन लेता है, बैंक लोन देता है और सुमित गारंटी देता है, तो अमित प्रिंसिपल डेटर, बैंक क्रेडिटर और सुमित श्योरिटी है। अगला सवाल गारंटर की लायबिलिटी पर है। क्या यह बोरोअर के बराबर होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में गारंटर की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर यानी बोरोअर की लायबिलिटी के साथ होती है। In a contract of guarantee, the surety's liability is with that of the principal debtor, meaning the bank can recover the debt from the guarantor without first exhausting all remedies against the borrower. Option A. Coextensive. Option B. Secondary. Option C. Contingent. Option D. Limited. सही जवाब है ऑप्शन ए, कोएक्सटेंसिव। सेक्शन 128 के मुताबिक गारंटर की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के साथ कोएक्सटेंसिव होती है। इसका मतलब है
कि गारंटर भी उसी रकम के लिए जिम्मेदार है जिसके लिए बोरोअर है। बैंक को यह जरूरी नहीं है कि वो पहले बोरोअर पर केस करे। अगर बोरोअर डिफॉल्टर होता है तो बैंक सीधे गारंटर से पूरा पैसा मांग सकता है। आगे एक असर्शन रीजन सवाल है कि अगर बैंक बोरोअर को ज्यादा टाइम दे तो क्या होगा। इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। असर्शन ए, अगर बैंक गारंटर की परमिशन के बिना बोरोअर को लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय देता है तो गारंटर गारंटी से डिस्चार्ज हो जाता है। रीजन आर बैंक द्वारा ओरिजिनल लोन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में गारंटर की सहमति के बिना किया गया कोई भी बदलाव गारंटर को डिस्चार्ज कर देगा। Consider the following statements. Assertion A. If a bank grants more time to the principal debtor to repay a loan, without the surety's permission, the surety is discharged from the guarantee. Reason are any variation made by the bank in the terms of the original loan contract, without the surety's consent, will discharge the surety. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन असर्शन को सही समझाता है। सेक्शन 133 के मुताबिक अगर बैंक बोरोअर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कोई भी बदलाव करता है, जैसे रीपेमेंट पीरियड बढ़ाना, तो गारंटर की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। बोरोअर को ज्यादा टाइम देना भी एक तरह का बदलाव ही है। इसलिए बिना गारंटर से पूछे ऐसा करने पर वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। एक कंटिन्यूइंग गारंटी, जैसे कि कैश क्रेडिट लिमिट के लिए भविष्य के ट्रांजैक्शन के लिए कैसे रद्द हो जाती है। एक कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए, जैसे कि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट को कवर करने वाली कौन सी घटना भविष्य के सभी ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी को रद्द कर देगी। For a continuing guarantee, such as one covering a cash credit, CC, or overdraft, OD, limit, which event will revoke the guarantee for all future transactions? Option A. The death of the principal debtor. Option B. The death of the surety. Option C. The bank temporarily stopping the account. Option D. The borrower defaulting one time. सही जवाब है ऑप्शन बी। एक कंटिन्यूइंग गारंटी को गारंटर भविष्य के ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिस देकर रद्द कर सकता है। सेक्शन 131 के मुताबिक गारंटर की मृत्यु, डेथ, भी भविष्य के ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी के रिवोकेशन यानी रद्दीकरण का काम करती है। जिस पल बैंक को गारंटर की मौत की सूचना मिलती है, उस पल के बाद दिए गए किसी भी नए एडवांस के लिए गारंटर या उसकी संपत्ति जिम्मेदार नहीं होगी। अगला सवाल प्लेज यानी गिरवी रखने के कॉन्ट्रैक्ट पर है। प्लेज यानी गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding a contract of pledge are correct? 1. A pledge is a contract where a customer delivers goods, such as gold or warehouse receipts, to a bank as security for a loan. 2. The bank, as the pavne, has the right to sell the pledged goods if the borrower, pawner, defaults on the loan. 3. Before the bank can sell the pledged goods upon default, it is legally required to give reasonable notice of the sale to the borrower. 4. The bank must obtain a court order before selling any pledged goods, even after a default. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D.
All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। प्लेज एक तरह का बेलमेंट है जहां लोन की सिक्योरिटी के लिए सामान जैसे गोल्ड डिलीवर किया जाता है। बैंक, जिसे पॉनी कहते हैं, को यह अधिकार है कि अगर बोरोअर पॉनर डिफॉल्ट करता है तो वो उस सामान को बेच सकता है। लेकिन सेक्शन 176 के मुताबिक बैंक को वो सामान बेचने से पहले बोरोअर को एक रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है। इसके लिए आमतौर पर कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। एक गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। 2 गारंटर की लायबिलिटी बोरोअर के कोएक्सटेंसिव यानी बराबर होती है। 3 बिना सहमति के कॉन्ट्रैक्ट बदलने पर गारंटर डिस्चार्ज हो जाता है। 4 गारंटर की मृत्यु से कंटिन्यूइंग गारंटी भविष्य के लिए रद्द हो जाती है। 5 प्लेज में बैंक डिफॉल्ट पर नोटिस देकर सामान बेच सकता है। बैंकर के जनरल लियन के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding the banker's general lien are correct? 1. Under Section 171 of the Indian Contract Act, a bank has a general lien, which is the right to retain a customer's securities for any general balance due. 2. The bank's general lien does not apply to items deposited by the customer for a specific purpose, such as safe custody. 3. A lien is primarily a right to retain possession and does not automatically grant the bank the right to sell the securities. 4. A bank's general lien extends to the contents of a customer's safe deposit locker. Option A. 1, 2 and 3 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। सेक्शन 171 के मुताबिक बैंकर को जनरल लियन का अधिकार है। इसका मतलब है कि बैंक ग्राहक की सिक्योरिटीज को उसके किसी भी बकाया जनरल बैलेंस के लिए रोक सकता है, लेकिन यह लियन उन चीजों पर लागू नहीं होता जो सेफ कस्टडी जैसे किसी खास मकसद के लिए जमा की गई हों। लियन का मतलब सिर्फ रोक कर रखना, राइट टू रिटेन, है, बेचना, राइट टू सेल नहीं। बैंक लॉकर के अंदर रखे सामान पर लियन नहीं लगा सकता। इनमें से किस सिचुएशन में बैंक कस्टमर के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है? इनमें से किस सिचुएशन में बैंक कस्टमर के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है? In which of the following situations is the bank acting as an agent for the customer? 1. Collecting checks for the customer's account. 2. Making payments based on standing instructions. 3. Distributing mutual fund products. 4. Granting a housing loan to the customer. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। एजेंसी का मतलब है किसी और की तरफ से काम करना। जब बैंक ग्राहक के लिए चेक कलेक्ट करता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर बिल पे करता है या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस बेचता है, तो वह एक एजेंट के तौर पर काम करता है। लेकिन जब बैंक ग्राहक को हाउसिंग लोन देता है तो वह क्रेडिटर, लोन देने वाला, होता है और ग्राहक, डेटर, कर्जदार होता है। यह एक प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिश्ता है, एजेंसी नहीं। जब बैंक और बोरोअर वन टाइम सेटलमेंट के लिए राजी होते हैं
तो यह किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कहलाता है? जब एक बैंक और एक बोरोअर किसी लोन के वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस या रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सहमत होते हैं, तो यह कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज का कौन सा टाइप कहलाता है? When a bank and a borrower agree to an one-time settlement, OTS, or a restructuring of a loan, what type of discharge of contract does this represent? Option A. Discharge by performance. Option B. Discharge by breach. Option C. Discharge by mutual agreement. Option D. Discharge by impossibility. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कहलाता है। जब लोन पूरा चुका दिया जाता है तो उसे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कहते हैं। जब बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो वह ब्रीच होता है। लेकिन ओटीएस या रिस्ट्रक्चरिंग में दोनों पार्टीज यानी बैंक और ग्राहक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को बदलकर एक नए एग्रीमेंट पर राजी होती हैं। इसे नोवेशन भी कहते हैं, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। अगर बैंक गलती से चेक डिसऑनर कर दे तो ग्राहक के पास क्या उपाय है? अगर कोई बैंक गलती से किसी कस्टमर का चेक डिसऑनर कर देता है या सेफ कस्टडी में रखे कीमती सामान की हिफाजत नहीं कर पाता, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत कस्टमर के पास क्या उपाय है? If a bank wrongfully dishonors a customer's check or fails to protect valuables left in its safe custody, what remedy does the customer have under contract law? Option A. The right to seize bank assets. Option B. The right to claim compensation or damages for the loss. Option C. The right to take over the bank branch. Option D. The right to cancel all existing loans with the bank. सही जवाब है ऑप्शन बी। बैंक का अपने ग्राहक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर बैंक गलती से चेक डिसऑनर करता है, रॉन्गफुल डिसऑनर, या सेफ कस्टडी के सामान में लापरवाही करता है, तो यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में ग्राहक को हुए नुकसान के लिए, जैसे कि रेपुटेशन का नुकसान, वह बैंक पर केस करके डैमेजेस यानी मुआवजा क्लेम कर सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने बैंकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के जरूरी हिस्सों, खासकर गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और लियन को कवर किया। मेरी सलाह है कि गारंटर की लायबिलिटी कब खत्म हो जाती है, उन रूल्स को जरूर पक्का कर लें, क्योंकि वे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर यह सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।